हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इस लेक्चर में हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था फोटो सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, कि जो भी पिगमेंट्स है वो दो फोटो सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम कॉल्ड फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो एक तरह से समझो जो एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है जिसको हम लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, उसको दो अलग तरीके के जनरेटर्स हैं हमारे पास, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ठीक है, दो अलग तरीके के जनरेटर्स हैं हमारे पास, दोनों अलग तरीके से एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, दोनों का सिस्टम अलग है, बट दोनों का एम है एनर्जी बनाना। एनर्जी बनाना किस लिए? कि उस एनर्जी को डार्क रिएक्शन में यूज किया जाए फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस करने का, फोटोसिंथेसिस पढ़ने का, कि ग्लूकोज प्रोडक्शन हो। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। प्लांट के लिए वो बाय प्रोडक्ट है, बट हम लोगों के लिए वो बहुत एसेंशियल है। ठीक है, प्लांट के लिए भी एसेंशियल है जब उसको ऑक्सीजन चाहिए, बट एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ऑक्सीजन को एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है, तब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कहां से आता है, क्या होता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 को 1 क्यों बोलते हैं, 2 को 2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोटो सिस्टम 1 जो है पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। 1 का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले आ गया, पहले आएगा फोटो सिस्टम 2 उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं। डिस्कवरी के नेम पे इन लोगों को 1 और 2 बोल रहे हैं। ईच फोटो सिस्टम हैज ए क्लोरोफिल ए एंड एसेसरी पिगमेंट बाउंड्स बाय प्रोटीन। ठीक है, तो मेन जो पिगमेंट है, ठीक है, मेन जो पिगमेंट है वो है फोटो सिस्टम सॉरी क्लोरोफिल ए, और बाकी जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स है जो उससे एनर्जी इकट्ठा करके देंगे। ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्म ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बाकी सब जैसे कि मान लो पहले भी मैंने बताया था कि बहुत सारे लाइट्स के जो फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग को कैच करना है। ठीक है, मान लो वो कैच करने हैं, तो अगर सिर्फ एक क्लोरोफिल ए होगा तो बहुत कम कैच कर पाएगा। बट इसमें क्या होता है कि बाकी सबको जो है लगाया हुआ है कैच करने के लिए, कैच करके वो उसको पास ऑन कर देते हैं टू द क्लोरोफिल ए। ठीक है, नहीं तो सिर्फ अगर क्लोरोफिल ए का, तो वो ज्यादा कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कम फोटोन्स मिलेंगे, तो कम एनर्जी मिलेगी, तो कम प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है। ठीक है, बाकी सब जो है वो फोटॉन्स को ट्रैप करके उसको देते हैं। ठीक है, तो जहां पे आप देख सकते हो कि पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है फोटॉन्स को ट्रैप कर रहे हैं और रिएक्शन सेंटर की तरफ जो है पास ऑन कर रहे हैं। इन फोटो सिस्टम 1 the reaction center absorb light at 700 नैनोमीटर एंड सो कॉल्ड एज P700। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 जो है वो लाइट प्रोड्यूस करने का जो एक जनरेटर है वो 700 नैनोमीटर पर लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसको P700 भी बोलते हैं। फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर्स पे लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसे हम P680 बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं इसमें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइट रिएक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, पिगमेंट जो है लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वाटर का स्प्लिटिंग यहां पर होता है। ठीक है, वाटर के स्प्लिटिंग से ही ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, ये दोनों हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट से, केमिकल करेंसी है दोनों, एटीपी और एनएडीपीएच। एनएडीपीएच मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनएडीपीएच जो है वो 3 एटीपी के बराबर है। ठीक है, तो उसको हम लोग उस तरीके से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मान लो ये लीफ है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और फाइनली इसमें से हमें क्या मिल रहा है? NADPH और ATP। ठीक है, NADPH ATP और O2 जो है बाय प्रोडक्ट बाहर रिलीज हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये NADPH और ATP कहां जा रहे हैं आप देख रहे हो? केल्विन साइकिल, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, वहां पर CO2 आ रहा है, NADPH ATP आ रहा है, फाइनली जो हमको शुगर मिल रहा है, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन को सेपरेटली पहले हम लोग पढ़ लेते, फिर हम लोग डार्क रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, एम क्लियर होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन का एम है ज्यादा से ज्यादा ATP और NADPH प्रोड्यूस करना। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो यहाँ पे भी कुछ टर्म्स दी हैं, वो हमको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंटीना और एसेसरी पिगमेंट रिसीव रेडिएंट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट अमंग देमसेल्व्स।
दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस ट्रांसफर। ठीक है, कि मान लो ये लाइट जो सबको अलग अलग मिल रहा है, ये एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर करे, मान लो इसने ऑब्जर्व किया, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा, ये जो आप देख रहे हो जैसे साइन जो बना हुआ है, आपस में जो एसेसरी पिगमेंट्स एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं फाइनली रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने तक, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्रांसफर। ठीक है, आपस में जो ट्रांसफर कर रहे हैं कि वो आगे तक पहुंचे, उसको हम बोल रहे हैं रेजोनेंस ट्रांसफर। और देन एंटीना मॉलिक्यूल एक्साइटेड एंड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। ठीक है, और फाइनली जब एनर्जी इसके पास पहुंच रही है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। इट इज नोन एज इंडक्टिव रेजोनेंस। ठीक है, तो आपस में जो एसेसरी पिगमेंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं रेजोनेंस ट्रांसफर। और फाइनली जब एसेसरी पिगमेंट रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस। ठीक है, इस पूरे को हम मिला के बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। मेन रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के अलग मॉलिक्यूल्स, सेंथोफिल्स, ठीक है, वो सारे जो है वो ट्रैप करके पास ऑन कर रहे हैं। Finally, chlorophyll A of leaf center molecules convert the light energy into electrical energy by bringing about electrical charge separation. ठीक है, आगे क्या होता है, कैसे वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फाइनली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो यहां पर लाइट रिएक्शन में दो तरह के ईटीएस, ईटीएस क्या है, साइक्लिक ईटीएस, ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट हमको पता है एनर्जी करेंसी क्या, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वो किससे बनेगा, एडीपी चाहिए हमको, एडीपी और फॉस्फेट चाहिए, बट वो दोनों आपस में ऐसे नहीं भिड़ जाते। ठीक है, उनको बहुत एनर्जी से, ये सब जो चल रहा है ना, वो एडीपी और फॉस्फेट को जोड़ने का काम चल रहा है जिससे एटीपी बने। और एटीपी जब यूज होता है तो वो अपना फॉस्फेट किसी को देता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट देता है, तो वापस एडीपी बन जाता है। ठीक है, तो चार्ज रिचार्ज, चार्ज रिचार्ज का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइक्लिक ईटीएस और एक आगे आएगा नॉन साइक्लिक ईटीएस, दो तरीके से एनर्जी बनती है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो इन साइक्लिक ईटीएस ओनली फोटोसिस्टम 1 वर्क, इसमें फोटोसिस्टम 1 काम करता है, इसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम 1 जो है वो इसमें काम करेगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि साइक्लिक्स में फोटोसिस्टम 1 होता है सिर्फ। ये ग्रेटर देन 680 मीन 700 की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, सिंपल अगर याद रखना है तो। ये ग्रेना थाइलोकॉइड्स में भी होता है और स्टोमा थाइलोकॉइड दोनों में होता है, याद रखना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। During cyclic ETS, electron ejected from reaction center of PS1 return back to its reaction center। ठीक है, इसका मैं डायग्राम एक बार आपको दिखा देता हूं पहले। देखो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, मैंने जो बताया था, जो पिगमेंट्स में कॉन लाइक स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन में ये पूरा ETS चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे समझ में आएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कोने में एटीपी बन रहा है। ठीक है, दिस इज साइक्लिक। ठीक है, अब साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, दिस इज फोटो सिस्टम। ठीक है, P700 फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे काम कर रहा है, और यहां पर देखो ये सब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, फोटोन लाइट आ रही है, और यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न बैक, इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 रिटर्न बैक टू इट्स रिएक्शन सेंटर। आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये किसी के पास गया, ये क्या है हम देखेंगे, FRS। ठीक है, FD, साइटोक्रोम B6, PQ, क्या है, सारी चीज हम देखेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास होते होते वापस इधर आ गया, इसलिए इसको साइक्लिक बोल रहे हैं। आगे जब हम नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन लौट के वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर इसको समझते हैं। इन साइक्लिक ईटीएस नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन अकर। ठीक है, अब हमने ऐसा पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में जब एनर्जी बनती है, लाइट फ्रिक्शन होता है तो ऑक्सीजन निकलता है, नहीं, साइक्लिक वाले में कोई ऑक्सीजन नहीं निकलती, याद रखना है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पर एब्सेंट है, वाटर टूटा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। NADPH2 इज नॉट फॉर्म्ड इन साइक्लिक प्रोसेस, यहाँ पर NADPH2 भी नहीं बनेगा, सिर्फ ATP बनेगा। मतलब ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगा, तो ये दोनों कहाँ बनते होंगे,
नॉन साइक्लिक वाले पार्ट में बनते होंगे, यहाँ तो नहीं बन रहे। ठीक है। प्लास्टोसाइनेज इज कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड प्रोटीन इन साइक्लिक ईटीएस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, अब इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि मान लो एक थिएटर है, ठीक है, मूवी थिएटर है, ठीक है, और उसने बाहर अपने जो बाहर थिएटर, एक तो मेन हॉल होता है जहाँ पे मूवी चलती है, उसके बाहर का जहाँ पे पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खरीदते हैं, वहाँ ग्लास है, वहां पे उसने ऐसा एडवर्टाइजमेंट लगाया है कि मूवी फ्री है। ठीक है, मूवी इज फ्री। ठीक है, कोई भी आओ मूवी देखो, फ्री है। ठीक है, उसने इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट डाला है। ठीक है, अब क्या होगा, लोग अंदर आए, ठीक है, मूवी देखा फ्री। जब मूवी एंड होने वाली थी तो उसने गेट पे लगा दिया ताला, बाहर निकलने वाले गेट पे लगा दिया ताला, और बोला कि मूवी फ्री थी, अब जिसको बाहर निकलना है 500 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो अंदर बैठ के मूवी देखते रहो। ठीक है, तो उसने एक ट्रिक बनाई जिससे लोगों को उसने अट्रैक्ट किया और अंदर लॉक कर दिया। ठीक है, और अब बाहर निकलने के पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो बैठे रहो अंदर देखते रहो मूवी जितनी बार देखनी है। फिर फाइनली इंसान पक के जो है देने ही वाला है। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होगा नहीं कहीं, ठीक है, मारेंगे लोग उसको, बट एग्जांपल दे रहा हूं। वैसा ही ट्रिक यहां पर यूज किया जाता है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है, ये क्या करते हैं, देखो ये बाहर स्ट्रोमा है, इसको इमेजिन करना है आपको, चाहे तो वो वाला डायग्राम पीछे देख लेना कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, उसमें हमने देखा था बिल्डिंग्स खड़े, और बिल्डिंग्स के बाद आसपास खाली जो स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा में जो है H+ आयंस है, प्रोटॉन्स है। ठीक है, इनको हमको यहां लाना है ल्यूमेन में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन में पॉजिटिव, हम उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम मेम्ब्रेन में दौड़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे दिखे अरे भाई दूर से, वो दूर से दिखे इलेक्ट्रॉन है, तो वो अट्रैक्ट होके आए, और जब ये अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या दौड़ रहा है मेम्ब्रेन, जब ये अट्रैक्ट होके आता है तो पीक्यू उसको तुरंत पकड़ के अंदर डाल देता है ल्यूमेन में। ठीक है, अब उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ता जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। वहां पे एक फोर्स जनरेट होगा, वो H+ आपस में टकराएंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मतलब मूवी थिएटर जो पूरी तरीके से भर गया, फ्री का नाम सुन के बहुत लोग आ गए थे, ठीक है, अब पूरी तरह से पैक हो गया, और वो फोर्स लगा रहे, धक्का मार रहे कि बाहर निकलने का रास्ता दो भाई। ठीक है, यही हम चाहते थे। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन निकला, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास गया, फिर फेरिडॉक्सिन के पास गया, फिर साइटोक्रोम B6 के पास, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, सबके नाम लिखते जाना। ठीक है, फिर से बता देता हूं यहाँ पे, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इट इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आता है कि साइक्लिक ईटीएस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसको मिलता है। ठीक है, सेकेंड एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन, थर्ड साइटोक्रोम B6, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और फाइनली वो उसको वापस से रिप्लेनिश कर देता है, यहीं पे आ जाता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और कंटिन्यूअसली H+ अंदर आते रहते हैं, और कंटिन्यूअसली H+ बाहर भी जाएंगे। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर हमने एक सिस्टम लगा के रखा है जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज एटीपी सिंथेटेज, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये एक एंजाइम है जिसका कुछ पार्ट फिक्स है, ये वाला F0 वाला पार्ट फिक्स है, और F1 वाला जो पार्ट है वो रोटेटिंग है। ठीक है, मान लो जो आपके रूम में गेट है, ठीक है, वो गेट फाइनली वॉल पे जाके कहीं पे रुकता होगा, जब आप उसे खोलते हो कंप्लीटली उसे जब खोलोगे, तो मैंने गेट का जो पार्ट है, ठीक है, जब आप खोलते हो उसके पीछे वाला जो पार्ट है, जब अंदर से बंद करते हैं वो वाला जो पार्ट है, वहां पे मैंने एडीपी चिपकाया हुआ है, और वॉल वाली साइड पे मैंने फॉस्फेट चिपकाया हुआ है। तो जब गेट खोलेगा, कंप्लीटली खोलेगा, तो जोर से जाके वो एडीपी और फॉस्फेट टकराएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है, जब 3H+ यहां से निकलते हैं, ये F1 रोटेट होता है, और एडीपी और फॉस्फेट जोर से टकराते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एडीपी और फॉस्फेट यहाँ जुड़े होते हैं, और फाइनली एटीपी बनता है, जो एटीपी रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो भी अभी तक पढ़ी वो इसके लिए थी, एटीपी बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर साइक्लिक में ये चक्कर चलाया गया जिससे H+ अंदर आए। H+ जब बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां पर एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है PMF, और H+ फिर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि वापस से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो बाहर और अंदर।
ठीक है। जब बाहर निकलेगा वो तेजी से बाहर निकलेगा, मोटर घूमेगी, F1 जो है वो एक तरीके से मोटर का काम करेगी, और मोटर घूमेगी तो एनर्जी बनेगी। ठीक है, समझ गए? तो इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए थे ये वो सब पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। अब हम लेके चलते हैं दूसरी तरफ आपको, नॉन साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, इसका डायग्राम पहले दिखा देता हूं आपको। ये नॉन साइक्लिक है, इसको हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं। ऐसा कुछ जेड जैसा बन रहा है, एक्चुअल में जेड जैसा कुछ नहीं है, बस ऐसा दिखता है इसलिए इसको जेड स्कीम बोल दिया है। ठीक है, ये नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक क्यों है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन लौट के आया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर NADPH के पास। ठीक है, इसको NADPH2 भी बोल सकते हैं H प्लस और इसके साथ। ठीक है, इसलिए नॉन साइक्लिक बोलते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 मतलब 700 और 680 दोनों काम करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ ग्रेना थाइलेकोइड्स में होगा, स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स में ये नहीं होगा, नॉन साइक्लिक नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 नेवर केम बैक नेवर कम बैक टू क्लोरोफिल A680 रिएक्शन सेंटर एंड फाइनली गेन्ड बाय NADPH। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 यहाँ पे देखोगे, दिस इज फोटोसिस्टम 2। यहाँ अब देखो, तुम ऐसा मत मानना कि फोटोसिस्टम 1 पहले आना चाहिए 2 बाद में आएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे 2 पहले है 1 बाद में। 2 से निकला और फाइनली किसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन? NADP प्लस के पास। NADP प्लस आया, इलेक्ट्रॉन आया, H प्लस आया, NADPH प्लस H प्लस, NADPH2 बना। एंजाइम कौन सी लगी यहाँ पर? NADP रिडक्टेज। ठीक है, अब देखो इस वाले में भी ATP कहाँ बन रहा था? स्ट्रोमा में। क्यों स्ट्रोमा में? क्योंकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होने वाली है। लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, तो ATP वहीं बना रहे हैं हम, बाहर अंदर की तरफ नहीं बना रहे। जहां जरूरत है वहीं बनाओ। उसी तरीके से यहाँ पर भी ATP भी बन रहा है, यहाँ पर NADPH2 भी बन रहा है, और देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीजन भी बन रहा है। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में इवेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, साइक्लिक थोड़ा इजी था, थोड़ा सिंपल था, नॉन साइक्लिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फाइनली गेन्ड बाय NADP, thus gap of electron in photosystem 2 is filled by photolysis of water as a result। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, देखो P680 से इलेक्ट्रॉन निकला, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, फिर ये चला गया फोटोसिस्टम 1 के पास, फिर गया FRS के पास, फिर फेरिडोक्सिन के पास, और फाइनली NADP प्लस के पास, जिसको हम लोग हिल रिएजेंट भी बोलते हैं, और NADPH2 बना। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया तो यहां तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन की कमी करने के लिए यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। कहां पर? ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड, ये अंदर वाली स्पेस है। यहाँ पे वाटर टूटा, इलेक्ट्रॉन निकला, ऑक्सीजन निकली, H प्लस निकला। H प्लस तो यहाँ पे भी बढ़ गया। देखो एक H प्लस यहाँ से अंदर आ रहा है और एक कुछ H प्लस यहाँ से बन रहा है। फाइनली हमको अंदर H प्लस बढ़ाना है, तो यहाँ से वाटर के टूटने से 2 फायदे हो रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं 3 फायदे हो रहे हैं फोटोलिसिस से। एक तो इलेक्ट्रॉन रिप्लेनिश हो जा रहा है P680 में, एक ऑक्सीजन निकल जा रही है जो काम आएगी, और H प्लस तो हमें अंदर बढ़ा नहीं था, वो भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वाटर के टूटने से 3 चीज हो रही है, तीनों चीज फायदेमंद है हमारे लिए। प्लांट के लिए 2 चीज फायदेमंद है, इलेक्ट्रॉन और H प्लस। ऑक्सीजन उसके लिए उस समय फायदेमंद नहीं है। ठीक है, अब और पढ़ते हैं इसमें। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन अकर्स इन जेड स्कीम ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक ETS। ठीक है, प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स 3 ATP एंड 2 NADPH2। ठीक है, 3 ATP बनते एक बार में और 2 NADPH2। 2 NADPH2 मतलब 6 ATP। 4 molecules of water is photolyzed and 1 oxygen released। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल वाटर के टूटेंगे और एक ऑक्सीजन वहां से रिलीज होगी ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ नॉन साइक्लिक ETS। एक बार जब ये होगा तो इतना हमको मिलने वाला है, 3 ATP, 2 NADPH2, एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। यहां से शुरुआत होगी, लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फर्स्ट एक्सेप्टर फियोफाइटिन, फिर प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन आप देख रहे हो H प्लस को यहाँ से अंदर ला रहा है और इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम F को दे रहा है। फिर प्लास्टोसाइनिन, तो प्लास्टोसाइनिन एक तरीके से लिंक बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ये पूछा जा सकता है, लिंक बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड 2 इन नॉन साइक्लिक ETS, प्लास्टोसाइनिन। फिर P700 के पास, अब P700 अपना भी एनर्जी ले रहा होगा, ऐसा नहीं सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा था। यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से जो आ रहा है वो तो जाएगा ही आगे, और खुद का भी करेगा। मतलब ये एक बार का बता रहे, कंटिन्यूसली बहुत बार होगा। ठीक है, FRS के पास रिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर फेरिडॉक्सिन, और यहाँ पर NADPH2 बनेगा, और H प्लस इकट्ठा होने की वजह से फिर से वही वाली बात होगी, H प्लस यहाँ से निकलेंगे और ATP बनेगा। ATP बनेगा, NADPH2 बनेगा। कितना बनेगा? मैंने बताया एक बार में 3 ATP और 2 NADPH2। अब
ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए कितना, वो हमको रखना है कि भाई एक ग्लूकोज बनाने में कितना चाहिए, तो हम उस हिसाब से बनाए। लाइट रिएक्शन ये पूछेगी कि तुमको कितना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 12 NADPH2 plus 18 ATP are required as asymmetry power to produce 1 molecules of glucose in dark reaction। ठीक है, तो चाहिए कितना, 12 NADPH2 मतलब 12 इंटू 3 36 और 18 मतलब कितना हो गया 54 ATP चाहिए हमको, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 6 टन। तो 12 NADPH2 बनाने के लिए कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी, यहाँ पर 2 बन रहे हैं एक में, तो 6 चलानी पड़ेगी, और 6 3 जा 18, तो 6 साइकिल चलेंगे। ठीक है, नॉन साइक्लिक वाले जेड स्कीम के। तो एक ग्लूकोज जितना एनर्जी बनेगा, एक ग्लूकोज नहीं बन जाएगा, उतना एनर्जी बनेगा कि डार्क रिएक्शन में उतनी एनर्जी यूज करके हम ग्लूकोज बना सकें। और उसके अलावा साइक्लिक ईटीएस में भी एटीपी बन रहा था, वहां एनएडीपीएस तो नहीं बन रहा था, वहां से भी कुछ एनर्जी आएगी। ठीक है, समझ गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक रिएक्शन इज प्लास्टोक्विनोन, ये हमने देखा यहाँ पर, सॉरी फियोफाइटिन। ठीक है, रिसेंटली फियोफाइटिन इज कंसिडर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो आपको ये वाला मानना है जो नया रिसर्च हुआ है फियोफाइटिन, पहले इसको मानते थे बट बीच वाला आप ये आ गया है फियोफाइटिन। ठीक है, तो फियोफाइटिन है ऑप्शन में, तो फियोफाइटिन, अगर फियोफाइटिन नहीं दिया है ऑप्शन में तो सेकंड चॉइस हमारी होगी प्लास्टोक्विनोन। बट मोस्ट 99% टाइम नॉन साइक्लिक में अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछा है तो फियोफाइटिन ऑप्शन में होगा, अगर नहीं होता है तो प्लास्टोक्विनोन सेकंड चॉइस। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन इज लिंक बिटवीन फोटोसिस्टम 1 एंड 2, ये मैंने बताया। प्लास्टोसाइनिन जो है वो लिंक बिटवीन फोटोसिस्टम जो है 1 2 एंड 1, ठीक है, या 1 एंड 2 कुछ भी बोल सकते हो। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन जेड स्कीम NADP प्लस के बाद जा रहा है, इसको हम लोग हिल रिएजेंट भी बोलते हैं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलेंगे इसको। ठीक है, हिल रिएजेंट। ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक ETS एनर्जी फ्लोज टेक्स फ्रॉम PS2 टू PS1। ठीक है, PS2 से एनर्जी फ्लो होके PS1 की तरफ जा रही है, ये हमको याद रखना है, 1 से 2 नहीं, 2 से 1 की तरफ जा रही है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद वाटर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ पर इस तरीके से होगा, इसको हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है यहाँ पे, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हाइपोथेसिस वो जो मैंने बताया ना कि मोटर घूमती है एटीपी बनता है, उसी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेगी, नया कुछ नहीं है यहाँ पर। एटीपी बनने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा डिटेल में हाइपोथेसिस ने बताया है, वहां पे थोड़ा हम लोगों ने ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया था कि एक मशीन है, उधर से H+3 H+ निकलते हैं और एटीपी बनता है। यहाँ पे थोड़ा इस हाइपोथेसिस में थोड़ा डिटेल में बताया, हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सब कुछ थोड़े शॉर्ट में बता दिया गया है। यहाँ पर PS2 चल रहा है, यहाँ PS1 चल रहा है, फाइनली ये अंदर वाला ल्यूमेन है, यहाँ H+ इकट्ठे हो रहे हैं और ये बाहर निकल रहे हैं, तो एटीपी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे NADPH2 बन रहा है। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, केमियोस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ ऐसा होता है, जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे आगे का चैप्टर तो डिटेल में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनाने के लिए कुछ कुछ ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, जो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। केमियोस्मोसिस नीड्स ए मेम्ब्रेन, ए प्रोटॉन पंप, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेसिस। क्या क्या चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए जो उसको पंप कर सके यहाँ पे, जैसे प्लास्टोक्विनोन पंप कर रहा था। ठीक है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब दोनों में डिफरेंस आना चाहिए, H+ बाहर कम होना चाहिए, बाहर अंदर ज्यादा होना चाहिए, तभी ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और एक एंजाइम जिसका नाम है एटीपी सिंथेटिस। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अंदर होता है हमें पता है। सो द प्रोटोन एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड, वहां पे भी प्रोटोन इकट्ठे होंगे, यहाँ से भी H+ आ रहे हैं और यहाँ से भी H+ आ रहे हैं। ठीक है, As electron move through photosystems, proton are transported across the membrane. जब इलेक्ट्रॉन इस मेम्ब्रेन में घूमते हैं तब प्रोटॉन अंदर आए जाते हैं। It is due to the removal of proton from stroma for the following reason. The primary electron acceptor is located toward the outer side of the membrane, transfer its electron to a H+ carrier. So this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं बाहर प्रोटॉन कम हो रहे हैं, इसके 3 रीजन है। देखो,
एक तो यहां पर ये H+ यूज हो जा रहा है NADPH2 बनाने में, ठीक है। फर्स्ट रीजन जहां से H+ स्ट्रोमा में कम हो रहा है। सेकेंड रीजन यहां से प्लास्टोक्विनोन पंप कर रहा है, दूसरा रीजन, ठीक है, कि यहां से ये डायरेक्टली पंप कर दे रहा है, अंदर खींच ले रहा है। एक यहाँ पे यूज हो जा रहा है, मतलब दोनों ही कंडीशन में स्ट्रोमा में कम हो रहा है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है यहाँ पर H+ बन भी रहा है वाटर के स्प्लिटिंग में। तो तीन अलग अलग कंडीशन से स्ट्रोमा में H+ बढ़ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सॉरी, ल्यूमन में H+ बढ़ रहा है और स्ट्रोमा में कम हो रहा है, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रोटॉन का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। व्हेन दिस मॉलिक्यूल पासेज ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रोटॉन इज रिलीज इनटू द ल्यूमन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, इतना ही बोला है कि यहाँ पे प्रोटॉन अंदर आ रहा है, ठीक है। पूरी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। The NADP reductase enzyme is located on the stroma side. NADP reductase enzyme यहाँ पर होगा, along with electron coming from photosystem 1, protons are necessary to reduce NADP+, ठीक है। These proton are also removed from stroma, ठीक है। वही चीज बोली है कि यहाँ पे प्रोटॉन यूज हो जाएगा। Hence protons in stroma are decreased, but in lumen protons are accumulated. Stroma में कम होंगे, lumen में बढ़ेंगे। It creates a proton gradient. Gradient मतलब difference across the thylakoid membrane, decrease in pH in the lumen. अब pH यहाँ पर डिक्रीज होगा क्योंकि H+ बढ़ रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेटिक एंजाइम। और जब H+ बाहर निकलेगा, ब्रेक डाउन होगा ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट कम होगा क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा इक्विलिब्रियम बनने लगेगा और एटीपी सिंथेसिस जो है वहां पर एटीपी बनाएगा। अब ये एटीपी सिंथेसिस एंजाइम है, नीचे वाला जो पार्ट है वो F0, ये फिक्स है यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, एक चैनल बनाएगा जिससे H+ बाहर निकले, ठीक है। इट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, इट रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। अब H+ जब बाहर निकलेंगे तो ग्रेडियंट टूट जाएगा, डिफरेंस कम होने लगेगा। F1 जो है ये वाला जो पार्ट जो मेम्ब्रेन के बाहर लटका हुआ है, इट प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। द एनर्जी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट कॉजेज दिस कन्फर्मेशनल चेंज इन द F1 पार्टिकल, ठीक है। अब F1 पार्टिकल में ADP और फॉस्फेट जुड़ा होता है यहाँ पर, और इसके घूमने की वजह से ये दोनों टकराते हैं जोर से, ठीक है। ये आपस में ऐसे नहीं जुड़ सकते क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, उनको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी किससे मिलेगी? जब तेजी से H+ यहाँ निकलेंगे तो ये घूमेगी मोटर की तरह और वहां पर फाइनली एटीपी बनेगा, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन आते हैं कि मेम्ब्रेन वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन वाला पार्ट F0 और बाहर वाला पार्ट जो है वो F1, ठीक है। F1 रोटेटिंग है और ये एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडियंट, ठीक है। ये वही चीज बताई हुई है, ठीक है। तो ये समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यहाँ पर हुआ फाइनली, और NADPH2 भी बनता जाएगा। तो लाइट रिएक्शन का एम यहाँ पर कंप्लीट होता है। पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सिंपल, अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक अच्छी तरीके से पहले देखो, खुद से ड्रॉ करो आप नोटबुक में। एक बार ड्रॉ करोगे, उनमें जो भी मॉलिक्यूल्स उनके नाम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, उनके नाम, ठीक है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है, ये आगे चल के मैं डिफरेंसेस भी लिखवा दूंगा, बट आप खुद से फाइंड करो क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का एम था एटीपी एनर्जी बनाना, एटीपी के फॉर्म में, NADPH2 के फॉर्म में। कितना? एक ग्लूकोज बनाने के लिए 54 एटीपी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको पता होगा कि जब हम एनर्जी लेते हैं, मान लो कोई चीज प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो एक ग्लूकोज टूटता है तो 38 एटीपी हमें मिलता है। एक ग्लूकोज बनने में कितना एनर्जी लग रहा है? 54 एटीपी। जब हम उसी ग्लूकोज को तोड़ के हम जब ह्यूमन बॉडी में एनर्जी बनाते हैं द माइटोकॉन्ड्रिया, तो 38 एटीपी मिलता है, 38। तो बाकी का कहाँ गया, ये आप सोचो और मुझे बताओ कि बीच का एटीपी कहाँ गया। 54 बनाने में लग रहा है उस चीज को, और जब उसे तोड़ के एनर्जी वापस बना रहे हैं तो 38 ही मिल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं, फिर हम लोग डार्क रिएक्शन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।